अगर हम एड्स की बात करें तो एड्स होता है एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। सिंड्रोम मीन्स ग्रुप ऑफ द सिम्टम्स। ये पहली बार रिपोर्ट किया गया था 1981 में। अगर डेटा की बात करें तो पिछले 25 साल में 25 मिलियन लोगों की इससे डेथ हो चुकी है। ये होता किससे? ये HIV वायरस से होता है। इसकी स्ट्रक्चर की बात करें तो ये एक कैप्सिड एनक्लोज्ड जीनोम इसमें होता है, यानी कि जीनोम विच इज़ एनक्लोज इन अ कैप्सिड, इस तरह का स्ट्रक्चर होता है इसमें। तो इसमें 2 कैप्सिड होते हैं और एक बाहर एक लिपिड की मेम्ब्रेन होती है इन कैप्सिड के बाहर, जिसके ऊपर GP120 स्पाइक्स लगे रहते हैं। और कैप्सिड की बात करें तो आउटर कैप्सिड P17 होता है और इनर कैप्सिड P24 होता है, जिसके अंदर की 2 सिंगल स्टैंडर्ड RNA होते हैं, जिसके अंदर एंजाइम भी होते हैं, पहला रिवर्स ट्रांसक्रिप्ट दूसरा इंटीग्रेस। और 2 कैप्सिड के बीच में भी एक एंजाइम होता है प्रोटीएज एंजाइम होता है। अब ये जो 120 GP120 प्रोटीन हैं, GP120 हैं, ये बाइंड होते हैं CD4 रिसेप्टर के साथ, जो कि प्रेजेंट होते हैं T4 सेल, TH सेल और मैक्रोफेज में। मतलब इन्हीं के पास CD4 रिसेप्टर होता है, तो इन्हीं से आगे वो बाइंड कर देता है। अब ट्रांसफर्सन कैसे होता है? ये सेक्सुअल कांटेक्ट से ही होता है, नहीं जब फ्लूइड कांटेक्ट में आएगा तभी फैलेगा, कोई मियर टच से या फिर फिजिकल कांटेक्ट से नहीं फैलेगा। ब्लड ट्रांसफ्यूजन से फैल सकता है या फिर इन्फेक्टेड निडल से फैल सकता है, और जो लोग ड्रग लेते हैं जो कि इंट्रावेनस ड्रग होता है उससे भी फैल सकता है, और इन्फेक्टेड मदर से फीटस में भी जा सकता है। कौन लोग हाई रिस्क में होते हैं? जो मल्टीपल सेक्स पार्टनर को यूज़ करते हैं, जो ड्रग एडिक्ट होते हैं, वो भी इंट्रावेनस वाले, और जो बच्चे पैदा होते हैं किसी इन्फेक्टेड मदर से वो भी हाई रिस्क पे होते हैं, और पर्सन जो कि ब्लड ट्रांसफ्यूज़न फ्रिक्वेंटली करवाता है उसको भी ये होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। किन किन पर्सन को फ्रिक्वेंटली ब्लड ट्रांसफ़र करने की ज़रूरत पड़ती है? जैसे कि एनीमिया हो गया, थैलीसीमिया हो गया, ये लोग ज़्यादा अपना ब्लड ट्रांसफ्यूज़न कराते हैं। अब इन्फेक्शन से सिम्टम आने में ये वेरिएबल पीरियड हो सकता है, इसमें ये कई मंथ से लेकर कई साल तक, यानी 5 से 10 साल तक हो सकता है। अगर लाइफ साइकिल की बात करें तो HIV वायरस जैसे ही CD4 रिसेप्टर के साथ बाइंड करता है, जो कि माइक्रोफेज में प्रेजेंट होते हैं, तो HIV वायरस में एंडोसाइटोसिस से ये अपना जो जीनोम है वो अंदर डाल देता है, और जिसमें प्रोटीन एंजाइम है वो उसकी कैप्सिड को खाने में मदद करते हैं। और उसके अंदर जो सिंगल स्टैंडर्ड RNA है वो कन्वर्ट होता है सिंगल स्टैंडर्ड DNA में विद द हेल्प ऑफ रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, और ये सिंगल स्टैंडर्ड DNA कन्वर्ट हो जाता है डबल स्टैंडर्ड DNA में। वायरल DNA है ये, और ये अब जाके होस्ट के DNA के साथ इंटीग्रेट होगा विद द हेल्प ऑफ इंटीग्रेस, और होस्ट का DNA अब जो है उसका कंट्रोल आ जाएगा इस वायरल DNA में। अब ये अपनी अलग प्रोटीन बनाएगा जिससे कि वायरल प्रोटीन बनेगी, और कुछ mRNA इसी होस्ट DNA से बनेंगे, जो कि मिलके एक नई दूसरी सेल बना देंगे। इसलिए माइक्रोफेज को हम लोग HIV फैक्ट्री भी बोलते हैं। अच्छा, से दिक्कत क्या है? अब ये जो सेल HIV वायरस बन रहा है ये पर्सन के T लिम्फोसाइट पे इफ़ेक्ट करता है, हेल्पर T लिम्फोसाइट पे। अब जो हेल्पर T लिम्फोसाइट है वो रिस्पॉन्सिबल है ओवरऑल इम्यूनिटी को कंट्रोल करने में। अब जब यही इनका नंबर कम हो जाएगा तो ओवरऑल इम्यूनिटी कम हो जाएगी, और वो जो इन्फेक्टेड पर्सन है वो प्रोन हो जाएगा और डिसीज़ होने के कारण। इसलिए उसका इम्यून सिस्टम बहुत वीक हो गया, इसलिए उसको और डिसीज़ हो जाएंगे, जिसके कारण उसमें वेट लॉस उसमें दिखेगा, डायरिया दिखेगा, फीवर दिखेगा। अब क्योंकि इसकी इम्यूनिटी कम हो गई है तो कई अपॉर्चुनिटी आ गई दूसरे पैथोजन को इसके ऊपर इफेक्ट करने की, जैसे कि माइक्रोबैक्टीरिया इफेक्ट कर सकता है, वायरस कर सकता है, फंजाई कर सकता है, और पैरासाइट में जैसे कि मेनली टैक्सोप्लाज्मा इन्फेक्ट कर सकता है। डायग्नोस्टिक की बात करें तो उसके लिए एलाइजा टेस्ट होता है, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो सॉर्बेंट एसे, और उसको कंफर्म करना है तो वो उसके लिए हमारे पास ब्लोटिंग टेस्ट है। ट्रीटमेंट की बात करें तो पार्शियली इफेक्टिव होता है, ड्रग्स देते हैं जिसमें कि एंट्रो रेट्रोवियल ड्रग इसमें दिया जाता है। ये इफ़ेक्ट को तो कम नहीं करेगा, लेकिन हाँ डेथ के टाइम को बढ़ा सकता है। दवाई की बात करें तो AZT है जो कि रिवर्स ट्रांसक्रिप्ट इनहिबिटर है, और रेटिनोवायर है जो कि प्रोटीज इनहिबिटर है। रेटिनोवायर थोड़ा सा इफेक्टिव ज़्यादा रहता है। प्रिवेंशन की बात करें तो हमारे पास NACO है, नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, और कुछ NGOs भी है, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, जो कि ड्रग्स की बात करें तो ड्रग्स 2 तरह के होते हैं, साइकोट्रोपिक और साइकेडेलिक। जो साइकोट्रोपिक है वो मूड अल्टरिंग होते हैं, और साइकेडेलिक हैं वो हेलुसिनोजेनिक होते हैं। साइकोट्रोपिक में ट्रैंक्विलाइजर, ओपिएट्स और स्टिमुलेंट आते हैं, जबकि साइकेडेलिक में कैनाबिनॉइड्स, धतूरा और एट्रोपाबेलाडोना और LSD आते हैं जो कि सिंथेटिक है। अगर साइकोट्रोपिक में ट्रैंक्विलाइजर की बात करें तो एनेस्थेटिक है, डिप्रेसेंट है, स्लीपिंग ड्रग है, और ये ट्रांसक्लेटिव को इंक्रीज़ करता है, यानी कामनेस को बढ़ाता है। ये कब यूज़ किया जाता है? ये एंजाइटी केस में, इंसोम्निया केस में, और साइजोफ्रीनिया केस में यूज़ किया जाता है। इसका अगर दवाई की ना बात करें तो बेंजोजाइडिफेन, इसको वेलम भी बोलते हैं, और बारबिटरेट है।
इसका मैकेनिज़्म की देखें तो ये गाबा सिक्रेशन को बढ़ा देता है ब्रेन में। गाबा एक इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर है। ओपियाइड्स की बात करें, तो ओपियाइड्स नारकोटिक्स होती हैं, सेडेटिव होती हैं, एनाल्जेसिक यानी पेन किलर होती हैं, डिप्रेसेंट होती हैं और यूफोरिएंट होते हैं। ये गुड फीलिंग देती हैं। इसको आइसोलेट किया जाता है पेपिवरा सोमनीफेरस में, जिसको ओपियम पोपी बोला जाता है। ओपियम पोपी के जो अनराइपेंड फ्रूट हैं उसके लेटेक्स इसको एक्सट्रैक्ट किया जाता है। उस एक्सट्रैक्ट में 20 तरह के एल्कोलाइड होते हैं, मेनली उसमें मॉर्फिन होता है। मॉर्फिन जो है वो एनाल्जेसिक है। इसके रिसेप्टर जो है ब्रेन में भी है, गट में भी है। गट वाले रिसेप्टर से बाइंड होता है तो ये गट की पेरिस्टाल्सिस को कम कर देगा, जिससे कि कॉन्स्टिपेशन के चांस बढ़ सकते हैं। अब इसी मॉर्फिन का अगर मिथाइलेशन कर दें तो कोडीन का फॉर्मेशन हो जाता है। कोडीन जो है वो कफ सीरस में यूज़ किया जाता है क्योंकि ये नॉन एडिक्टिव होता है। और उसी मॉर्फिन का अगर हम लोग डाइएसिटाइलेशन कर दें तो हीरोइन बन जाएगा और इसी प्रोसेस में जो बाय प्रोडक्ट बचेगा वो स्मैक कहलाएगा। स्मैक जो है वो वाइट क्रिस्टल पाउडर है जो कि बिटर होता है और ऑर्डरलेस होता है। इसको ब्राउन शुगर भी बोलते हैं। इसको लेने का तरीका इंजेक्शन से भी ले सकते हैं और स्नॉटिंग से भी ले सकते हैं। स्टिमुलेंट की बात करें तो स्टिमुलेंट 3 तरह के होते हैं, कोकीन, टोबैको और एम्फेटामिन्स। कोकेन जो है इसको कोक या फिर क्रैक भी बोलते हैं। इसको कोका प्लांट से आइसोलेट किया जाता है, जिसका साइंटिफिक नेम इंथ्रोजैलम कोका है। ये साउथ अमेरिका के लिए नेटिव है। इसको स्नॉटिंग और स्नफिंग से लिया जाता है। ये यूफॉर्मेंट है और एनर्जी को इंक्रीज कर देता है। अगर इसका एक्सेसिव यूज़ लेंगे तो ये हेलुसिनोजेनिक की तरह भी यूज़ की मतलब कि ये हेलुसिनोजेनिक इफेक्ट भी दिखा सकता है, यानी कि एक साइकोट्रोपिक ड्रग साइकोडेलिक बन जाएगी कोकेन के केस में अगर उसको हाई डोज में ले लिया जाए तो। ये क्या करता है, ये जो ट्रांसपोर्टर मेम्ब्रेन प्रोटीन है उसको ब्लॉक कर देता है, जिसके कारण 2 साइनेप्स के बीच में यानी कि साइनेप्टिक क्लेफ्ट में डोपामिन का लेवल बढ़ जाता है, जिससे कि एक यूफोरिएंट फीलिंग आती है। टोबैको की बात करें तो टोबैको में निकोटिन एल्कोलाइड प्रेजेंट होता है। इसको स्मोकिंग, ची और स्नफिंग से लिया जाता है। ये मेनली स्टिमुलेट करता है एड्रिनल ग्लैंड को। अब एड्रिनल ग्लैंड स्टिमुलेट होगा तो वहाँ से एपिनेफ्रिन और एपिनेफ्रिन निकलेंगे जो कि ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ाएंगे, हार्ट बीट बढ़ाएंगे, ब्रीदिंग बढ़ाएंगे, जिससे कि उस पर्सन को एनर्जी आएगी, यानी बिना खाए ग्लूकोज का लेवल बढ़ रहा है। अब लेकिन टोबैको खाने से कुछ इसके साइड इफ़ेक्ट्स भी हैं। वो ये हैं कि ये माउथ कैंसर कॉज कर देता है और जो पर्सन स्मोक करता है उसको लंग कैंसर, और उसके ब्लड में CO का लेवल बढ़ जाता है। अगर CO का लेवल बढ़ जाएगा तो O2 की बाइंडिंग की एफिनिटी जो है वो हीमोग्लोबिन में कम हो जाएगी, जिससे कि ऑक्सीजन कंटेंट जो है वो ब्लड में कम हो जाएगा। एम्फेटामिन की बात करें तो एक सिंथेटिक ड्रग है जो कि स्टिमुलेट करता है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को। इसको सुपरमन ड्रग, एंटी हंगर ड्रग और एंटी स्लीप ड्रग भी बोलते हैं। कैनाबोनाइड्स की बात करें यानी कि हेलुसिनोजन यानी कि साइकेडेलिक की बात करें उसमें आता है कैनाबोनाइड्स, जो कि एक हेलुसिनोजन है। इसके रिसेप्टर ब्रेन में प्रेजेंट होते हैं। इसको आइसोलेट किया जाता है कैनाबिनस सटाइवा से। अगर एग्जांपल देखें तो ये 4 तरह के होते हैं। पहला मैरिजुआना, जो कि एक एक्टिव इंग्रेडिएंट है जिसमें कि डेल्टा 9 टेट्राहेलाइड कैनाबोनाइड्स होता है, यानी कि डेल्टा 9 THC होता है। भांग की बात करें तो ये फ्रेश लीफ से बनाया जाता है। गांजा की बात करें तो ये फीमेल इन्फ्लोरेसेंस से बनाया जाता है। चरस या फिर हशीश एक अरेबियन टर्म है चरस का। ये एक रेजिनस एक्सट्रैक्ट है कैनाबिस सटाइवा का। कैनाबिस सटाइवा में एक हेक्सागोनल रिंग होती है। LSD की बात करें तो ये लाइसोजेनिक एसिड डाईइथाइल अमाइड हैं। ये सिंथेटिक हेलुजन है, ये मोस्ट पावरफुल होते हैं। इसमें क्या होता है, ये कहाँ से ऑप्टेन की जाती है, ये अर्गोट ऑफ फ्रूटिंग बॉडी ऑफ क्लेविसा परप्यूरा से इसको एक्सट्रैक्ट किया जाता है। धतूरा और एट्रोपा बेलेटोना भी हेलुसिनोजेनिक है।